Hello and welcome. This is again Richa Oझा, lecturer from Diet सोनभद्र। जैसा कि आप लोगों ने प्रोजेक्ट्स बनाए होंगे और आई होप सबमिट भी कर दिए होंगे अब तक, और मुझे पूरी उम्मीद है कि लास्ट वाले वीडियो में इंग्लिश प्रोजेक्ट में शायद आपको बहुत हेल्प मिली होगी और आपने अभी तक उसको कंप्लीट करके सबमिट कर दिया होगा। अब जैसा कि हमने लास्ट वेडनेसडे को आपको एक बुक का मटेरियल, कई बुक्स के मटेरियल भेजे थे और उसमें हमने कहा था, चूँकि अब हम लोगों ने मेथड्स पढ़ लिए तो हम थोड़ा ग्रामर स्टार्ट करेंगे। और ग्रामर स्टार्ट करने के लिए एक फाउंडेशन के लिए हमने आपको उसमें कहा था कि आपको जो टीचिंग मेथड्स हैं ग्रामर पढ़ाने के, क्लासरूम में क्या क्या तरीके हो सकते हैं, उसको लेके कुछ मटेरियल्स भेजे थे और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप सबने उसको देखा होगा एंड आई होप आप कुछ उससे अपना एक बैकग्राउंड बना पाए होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि टीचिंग मेथड्स हम क्यों पढ़ते हैं। आप डीएलएड के स्टूडेंट्स हैं, आप जिस क्लास को पढ़ाने के लिए एस्पायर कर रहे हैं वो बेसिक के जो बच्चे हैं आप उनको पढ़ाने वाले हैं। तो आपको ग्रामर पढ़ाना नहीं है, आपको ग्रामर की फाउंडेशन डालनी है। किसी भी भाषा का अगर आप व्याकरण या ग्रामर पढ़ा रहे हैं छोटे बच्चों को, तो आप पहली बार ही पढ़ा रहे होंगे, तो ऐसा नहीं है कि उनके पास बहुत नॉलेज है और आपको बस उसी को थोड़ा बूस्ट अप कर देना है। आपको उसकी फाउंडेशन तैयार करनी है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट, वहीं से आप ग्रामर सिखाना उसको स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आप सबको पता है, ग्रामर इज़ द साइंस ऑफ लैंग्वेज, यानी कि कोई जो भाषा हम बोलते हैं या जो उसके लिखने का एक तरीका है, उसको बोलने का एक तरीका है, और जो उसका स्ट्रक्चर है, जो वाक्यांश उसके होते हैं, उनकी जो संरचना है, उसके पीछे एक साइंस होता है। और वही साइंस जो है वो ग्रामर हो, चाहे वो ग्रामर है, चाहे वो किसी भी भाषा के बारे में कहा जाए। हिंदी में आप व्याकरण कह रहे हैं, संस्कृत का अलग व्याकरण है, इंग्लिश की अलग ग्रामर है, वैसे ही कई अन्य जो भाषाएं हैं सबका ग्रामर अलग अलग है। अगर आप किसी भाषा को सीखना, समझना, बोलना, सुनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको उस भाषा के व्याकरण का ज्ञान होना कहीं ज़्यादा आवश्यक है। और जैसे कि एक मेथड भी है ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड, उसमें तो जो होल एंड सोल है एज अ टीचिंग मेथड इंग्लिश सिखाने का, जो एम्फेसिस है, जो फोकस है, वो ग्रामर पे बहुत ज़्यादा है। तो जब आप क्लासरूम में ग्रामर इंग्लिश का पढ़ाने जाएं, डिस्कस करने जाएं, उसके लिए कई मेथड्स हैं। जैसे कि जो लेसन प्लानिंग अगर आपने थोड़ी बहुत देखी होगी, तो जो लैंग्वेज या भाषा की जो लेसन प्लानिंग होती है वो नॉर्मल अदर सब्जेक्ट साइंस, सोशल साइंस के लेसन प्लान से थोड़े अलग होते हैं। जब आप लिटरेचर पढ़ा रहे होते हैं, आप प्रोज पढ़ा रहे होते हैं या पोइट्री पढ़ा रहे होते हैं, तो उसकी जो लेसन प्लानिंग का तरीका है, उसके जो टर्म्स आप बीच में यूज़ करते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे कि शायद सेकेंड सेमेस्टर की क्लास में डिस्कस नहीं हुआ था, फोर्थ सेमेस्टर की क्लास में ये डिस्कस हुआ था। जैसे कि मॉडल रीडिंग, इमिटेशन रीडिंग, प्रोनाउंसिएशन ड्रिल, ये सब चीज़ें लेसन प्लानिंग में आती हैं। लेकिन जब आप ग्रामर पढ़ाते हैं तो वही आपकी लेसन प्लानिंग वो बदल जाती है। फिर आप उसके हिसाब से लेसन प्लान करते हैं और उसी के हिसाब से मेथड्स अडाप्ट करते हैं। अब ग्रामर पढ़ाना तो है ही है, किन मेथड से और ये इफ़ेक्टिव तरीके से पढ़ाया जा सकता है और इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाया जा सकता है, हम जो कुछ मेथड्स हैं आज उनकी बात करेंगे। इसमें अगर वो जो बुक वाला मटेरियल है आप वो देखें जिसको स्कैन करके आप तक भेजा गया था, तो उसमें जो 4 मेथड्स हैं उसमें सबसे पहला ट्रेडिशनल मेथड, दूसरा था इनफॉर्मल मेथड, थर्ड वन वाज द रेफरेंस और कोरिलेशनल मेथड, एंड फोर्थ एंड लास्ट वन वाज द इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड। तो सबसे पहला जो है ट्रेडिशनल मेथड, यानी कि सबसे पुराना सो कॉल्ड ट्रेडिशनल मेथड है। एक इसमें आप क्या करते हैं, इस मेथड के अंतर्गत आप क्या करते हैं, ग्रामर इज टॉट विद द हेल्प ऑफ ग्रामर बुक, यानी कि आपके पास एक प्रिस्क्राइब ग्रामर बुक होती है, आप उसी की सहायता से क्लासरूम में ग्रामर इंग्लिश का सिखाते हैं या पढ़ाते हैं। आप क्या करते हैं, उसके जो डेफिनेशंस होते हैं, उसके जो रूल्स होते हैं, जो एग्जांपल्स होते हैं, जो एक्सरसाइजेज होती है उस बुक में आपको दी हुई होती है, आप एज इट इज़ क्लास में उसको कराते हैं। और स्टूडेंट्स को आप ये एक्सपेक्ट करते हैं, या टीचर्स जो हैं स्टूडेंट्स को ये कराते हैं कि वो जो रूल्स हैं, वो जो डेफिनेशंस हैं, उनको याद कराते हैं, उनकी रूट लर्निंग कराते हैं, उनको एकदम जैसे वो मुंह ज़बानी रट जाए। तो इसमें और क्या होता है, ही प्रोसीड्स फ्रॉम डेफिनेशंस एंड रूल्स टू एग्जांपल्स, यानी कि टीचर आएगा, सबसे पहले मान लीजिए उसको वर्ब पढ़ाना है, तो आएगा वो पढ़ाएगा, अच्छा आज का टॉपिक वर्ब है, वर्ब की डेफिनेशन देगा,
डेफिनेशन देगा, इसके बाद उसका रूल बताएगा किस रूल पे ये काम करेगा और कैसे सेंटेंस के स्ट्रक्चर में हम इसका यूज़ करते हैं। इसके बाद वो कुछ एग्जांपल्स खुद से देगा, फिर कुछ एक्सरसाइज देगा उस बुक से, वो आपको करना होगा एज अ स्टूडेंट। तो ये जो मेथड है वो आपका ट्रेडिशनल मेथड है। अब इसमें क्या है, कई चीज़ें जो हैं कि स्टूडेंट से आप क्या कर रहे हैं, उनको याद करवा रहे हैं, रटवा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जो मेथड है रोट लर्निंग, यानी कि रटने को जो है वो बहुत प्राथमिकता दे रहा है, प्रायोरिटी दे रहा है। इसके बाद सेकेंड वन इज़, अगर आप रोज़ जाएं ग्रामर की क्लास में, जो भी थोड़ी देर की आधे घंटे की आपकी क्लास है, रोज़ जाएं रूटीन से, आप सिर्फ ये करें कि भाई आज ये हम पढ़ा रहे हैं, इसका रूल ये है, इसकी डेफिनेशन ये है, इसको याद कर लो, ये हमने दे दिया, तो ये मोनोटोनस हो जाता है। बच्चों में जो इंटरेस्ट है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, वो जो कर्व होता है वो फॉल करने लगता है। तो इसमें क्या होता है कि उनकी, आपने सबने लर्निंग पढ़ी हुई है या पढ़ भी रहे होंगे, तो इंटरेस्ट, जो लॉ ऑफ इंटरेस्ट है उसके हिसाब से अगर वो इंटरेस्ट कम ले रहे हैं तो उनकी लर्निंग बेहतर नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं ये जो मेथड है ये उनके लिए बोरिंग हो जाता है, ऑल्दो इट इज़ एस्टैब्लिश्ड मेथड, फिर भी। इसके बाद दूसरा था द इनफॉर्मल मेथड। ये वो हाईली फॉर्मल था जो ट्रेडिशनल मेथड था, और ये जो है इनफॉर्मल है। इनफॉर्मल यानी अनौपचारिक रूप से, यानी कि आपको ग्रामर के लिए कुछ अलग सा करने की ज़रूरत नहीं है, आप यूजेस के माध्यम से, जैसे दिस मेथड एडवोकेट्स द टीचिंग ऑफ ग्रामर नॉट बाय रूल्स बट बाय यूजेस, यानी कि रूल्स से या नियम से आप ग्रामर नहीं सिखाते हैं, लेकिन आप किसे सिखाते हैं, उसके प्रयोग से, मतलब उसको प्रयोग करके। जैसे कि मुहावरा, अगर आप एक एग्ज़ाम्पल लें कि कोई भी अगर आपको मुहावरा बच्चों को सिखाना है, तो सिर्फ आप उसको उनको याद करने को और उसकी मीनिंग रटने को ना कहें। अगर आप उस मुहावरे को वाक्यों में प्रयोग करके बताएं, और सिर्फ प्रयोग ना करके बताएं उनको ऐसी जगह पे, जैसे कि नॉर्मल कन्वर्सेशन में, डेली लाइफ में जो बातें कर रहे हैं उसमें उस मुहावरे को आप प्रयोग करें और फिर उनको समझाएं, तो वो इनफॉर्मली वो चीज़ सीख जाते हैं। उसके लिए उनको अलग से किसी रूल को या डेफिनेशन को रटने या याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये मेथड कहता है बाय कंटिन्यूअस प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग वर्ड्स वाइल स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ग्रामर कैन बी लर्नड। यानी कि साइमल्टेनियसली अगर आप उन चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, वाइल रीडिंग पढ़ते समय, वाइल राइटिंग लिखते समय, वाइल स्पीकिंग, तो आपको उन चीज़ों को सीखने के लिए अलग से किसी एफर्ट की ज़रूरत नहीं होती है, आपको फ्लो में सीख जाते हैं। लेकिन अब ये मेथड कहाँ लैक कर रहा है, ये मेथड लैक वहाँ कर रहा है कि ये जो बच्चे अर्ली स्टेजेस में हैं, ये सिर्फ उनको सिखाने के लिए ज़्यादा कारगर हो सकता है, क्योंकि बड़े बच्चे होंगे उनको आप इस मेथड से सिखाएंगे तो शायद वो उतना फ्रूटफुल ना हो। अब इसमें इंटरेस्ट तो आपने बरकरार रखा, लेकिन इसकी अब डीमेरिट में क्या आएगा, ऑल रूल्स कैन नॉट बी टॉट, यानी कि इनफॉर्मली अगर आपको रूल्स सिखाने हैं, आप हर चीज़ इनफॉर्मली तो बता नहीं सकते, अगर आपने बता भी दिया तो कुछ रिटेन भी होना चाहिए, तो ज़रूरी है कुछ ना कुछ रूल्स उनको सिखाए जाएँ, और हर रूल है इनफॉर्मल मेथड के हिसाब से सिखाया नहीं जा सकता। अगर सिखाया भी जाएगा तो उसमें टाइम एंड लेबर बहुत जाएगा, यानी टीचर जो है उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। थर्ड वन वाज द रेफरेंस और कोरिलेशन मेथड। अब ये क्या कह रहा है, रेफरेंस और कोरिलेशन मेथड। कोरिलेशन यानी रिलेट करना, रिलेट करके पढ़ाना। पहले मेथड में आपने क्या किया कि आप एक ग्रामर की बुक ले रहे थे, उससे उनको पढ़ा रहे थे और उनको रूल्स और डेफिनेशंस याद करा रहे थे। दूसरे मेथड में आपने क्या किया कि आप उनको इनफॉर्मली उन चीज़ों को प्रयोग करके सिखा रहे थे ग्रामर। अभी जो तीसरा मेथड है ये क्या कर रहा है, रिलेट करके पढ़ाना। तो ये बहुत कुछ जो है दूसरे मेथड से रिजेंबल करता है, लेकिन ये दूसरे मेथड से किन सेंसेस में अलग है। दूसरा मेथड आपका क्या करता है, वो आपको स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग के माध्यम से इनफॉर्मली ग्रामर सिखाने की बात करता है कि फ़्लो में आप सीख जाएंगे, उसके लिए आपको बहुत अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये जो रेफरेंस और कोरिलेशन मेथड है ये कहता है कि जब आप इंग्लिश की टेक्स्ट बुक पढ़ाते हैं क्लास में, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इंसिडेंटल मेथड सिंस इन दिस मेथड ग्रामर इज टॉट इंसिडेंटली, एज एन इंसिडेंट आप पढ़ाते हैं ग्रामर को। वाइल टीचिंग द टेक्स्ट बुक, ट्रांसलेटिंग अ पैसेज और डूइंग कॉम्पोजिशन, यानी कि जब आप टेक्स्ट बुक उनको पढ़ाते रहते हैं या कोई पैसेज को ट्रांसलेट कराते रहते हैं और कॉम्पोजिशन कराते रहते हैं, या उनको कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो है सब आप उनको इंग्लिश की टेक्स्ट बुक जो आप पढ़ाते हैं उसकी सहायता से रिलेट करके बताते हैं। अब इसको क्लियर कैसे करेंगे,
जैसे आप क्लास में उनको कोई एक चैप्टर पढ़ा रहे हैं या कोई एक स्टोरी पढ़ा रहे हैं, उनकी बुक में एक मेंशन्ड है, उसमें आप जो है मॉडल रीडिंग कर रहे हैं, तो उसमें आपने देखा कि एक सेंटेंस जो है रिलेटिवली बड़ा है, जो सेंटेंसेस उनको प्रोवाइडेड हैं, जैसे कि आपने पढ़ा होगा, ये हम आगे पढ़ेंगे, सिंथेसिस। उसमें आप क्या करते हैं, कंपाउंड सेंटेंसेस होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं, कई बार व्हेन या वेदर, इसकी सहायता से कोई जो दो छोटे सेंटेंसेस होते हैं उनको हम जोड़ देते हैं, क्लब कर देते हैं। तो उसके पीछे का जो रूल है, जब आप पढ़ते रहेंगे उस बुक को, उनको पढ़ाते रहेंगे, तो ही वो जो अंडरलाइंग रूल है उसको आप उसी समय एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है। और ऐसे कुछ आपको दिखा, मान लीजिए उनको आपको सिखाना है प्रोनाउन, तो आप जब कुछ पढ़ाते रहेंगे, कोई भी इंग्लिश में नॉर्मल सा कोई भी आप एक छोटा सा टीचिंग पॉइंट ले लीजिए, अगर आप पढ़ाते रहेंगे तो उसके माध्यम से वो चीज़ आप पढ़ाएंगे, उसी के माध्यम से आप बीच में ग्रामर भी बताते चलेंगे कि इसके पीछे ये रूल था, ये जो ग्रामर का ये वाला एलिमेंट है। तो इसमें आप क्या करते हैं, एक पंथ दो काज करते हैं। आप इंग्लिश का जो है सिलेबस वो भी पढ़ाते होते हैं और उनको ग्रामर भी सिखाते रहते हैं। इनफॉर्मल मेथड से बहुत हद तक मिलता जुलता है, लेकिन ये मेथड अलग है। अब आपको ये पता चल गया कि इस मेथड में हम क्या करते हैं, अब इसकी क्या कमियां हो सकती हैं। तो इनके हिसाब से इट कैन इंटरफेयर द नॉर्मल टीचिंग, यानी कि जो आप नॉर्मल टीच कर रहे हैं या जो नॉर्मल जो सब्जेक्ट मैटर है उसको पढ़ाने में ये हिंडरेंस या बाधा उत्पन्न कर सकता है। अब जो फोर्थ है वो है आपका इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड, जिसको आप हिंदी में आगमन निगमन विधि भी कहते हैं। जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपने शिक्षण अधिगम के सिद्धांत वाला जो पेपर है, उसमें आपने शायद टीचिंग मेथड्स पढ़े होंगे, तो उसमें से ये एक था। ये जो मेथड है ये साइंस टीचिंग, मतलब जो क्लासरूम में जब आप विज्ञान की कक्षाएं लेते हैं, साइंस टीचिंग के दौरान भी फ्रीक्वेंटली यूज़ किया जाने वाला मेथड है। और जब आप रीजनिंग सीखते थे, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी जब आप रीजनिंग सीखते हो, तो आपको याद हो कि आप डिडक्टिव रीजनिंग देखते हैं, इंडक्टिव रीजनिंग देखते हैं। और इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड को ग्रामर पढ़ाने का बेस्ट मेथड कहा गया है अब तक। अब ये बेस्ट मेथड कैसे है कि इसमें आप साइमल्टेनियसली चलते हैं। जैसे एक है उसमें आप क्या करते हैं, आप पहले ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो देते हैं, यानी कि पहले जो एग्जांपल्स है वो प्रेजेंट करते हैं, उसके बाद उसका अंडरलाइंग जो रूल है वो फिर आप उनको समझाते हैं। और जो दूसरा मेथड है वो क्या करता है कि आप सबसे पहले उनको रूल देते हैं, अंडरलाइंग जो लॉ है वो प्रिंसिपल है, इसके बाद आप उससे रिलेटेड एग्जाम्पल देते हैं। अब ये कैसे होता है, अगर इसको हम देखें तो inductive means to proceed from observations to law and deductive means to proceed from law to observations। जैसे कि जब पहले आप रूल देते हैं उसके बाद एग्जाम्पल देते हैं, तो मतलब आप डिडक्टिव मेथड का यूज़ कर रहे हैं। और अगर आपने पहले एग्जाम्पल्स प्रोवाइड किए उनको और फिर उस एग्जाम्पल्स के माध्यम से उनको समझाते हुए उसका अंडरलाइंग जो रूल है वो निकाल के लेके आए, तो ये इंडक्टिव मेथड है। अब आप इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखें। जैसे इंडक्टिव मेथड का हम देखते हैं, उसमें हम क्या करते हैं कि पहले एग्जाम्पल्स देंगे, ऑब्जर्वेशंस देंगे, उसके बाद जो अंडरलाइंग लॉ है, प्रिंसिपल है, रूल है, वो समझाएंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा, राम या राधा, राधा इज़ अ गुड गर्ल, राधा इज़ अ गुड गर्ल, एक सेंटेंस हमने लिख दिया। इसके बाद हमने लिखा शी सिंग्स वेल, शी कैन कुक फूड, शी कैन टीच इंग्लिश। अब राधा, शी उसकी जगह पे हमने किया हर हेयर्स आर वेरी लॉन्ग। ये आपने कुछ ऑब्जर्वेशंस उनको प्रोवाइड किए। और उससे पहले आपने क्या किया, जहाँ पे आपने लिखा राधा इज़ अ गुड गर्ल, उसके नीचे फिर जहाँ पे आपने शी यूज़ किया है, राधा इज़ अ गुड गर्ल, राधा सिंग्स वेल, राधा कैन कुक फूड, राधाज हेयर आर लॉन्ग, ऐसे सेंटेंसेस प्रोवाइड करें। उसके बगल में आप लिखें शी वाले सेंटेंसेस। तो फिर आप बच्चों को बताने की कोशिश करें कि एक सेंटेंस जो हमने दिया था उसमें जो राधा 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 रिपीट हम कर रहे थे, अब हम इन सिचुएशंस को आप देखिए जहाँ पे हमने शी यूज़ किया है इसके, तो ये पर्टिकुलर जो शी है वो किसकी जगह पे आया, तो राधा की जगह पे। व्हाट इज़ राधा, राधा इज़ नाउन। अब the word which comes in place of noun that is called pronoun। तो आपने एग्जाम्पल्स के माध्यम से उनको बाद में वो रूल बता दिया कि प्रोनाउन के रूल के तहत वहाँ पे अपने राधा की जगह शी और हर का यूज़ किया है।
ये आपका इंडक्टिव मेथड हो गया। अब आते हैं डिडक्टिव मेथड में। डिडक्टिव मेथड में आप क्या करते हैं, सबसे पहले जो रूल है वो आप उनको बताते हैं, फिर उससे रिलेटेड आप उनको एग्जाम्पल्स देते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हम पढ़ा रहे हैं टेंस, हमको पढ़ाना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो ये जाहिर है कि हम टेंस पहले हमने इंट्रोड्यूस कर दिया होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट हम पढ़ा चुके हैं भैया, प्रेजेंट परफेक्ट भी पढ़ा चुके हैं, हमको प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ाना है। तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, हम बता देंगे कि भाई प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो टेंस है, अगर हिंदी के सेंटेंसेस है, अगर उनके जगह पे ऐसा बोध हो, कार्य कंटिन्यूअसली चल रहा है, मैं ये काम कर रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, तुम पढ़ा रहे हो, तुम खा रहे हो, तुम जा रहे हो, एट्सेट्रा। तो जहाँ पे आप पहले बता देंगे कि सेंटेंसेस एंडिंग विथ रहा हो, रहे हो, रहा हूँ, एट्सेट्रा, जहाँ पे कंटिन्यूटी दिखे वर्ब में, वो जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के लक्षण है। और आपको उसको जब आप इंग्लिश में सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करेंगे तो रूल उसका आप क्या बताएंगे, सब्जेक्ट, और उसमें आपका जो हेल्पिंग वर्ब होगा इज़ एम आर। अब आप इज़ एम आर का बता देंगे, कहाँ पे आप इज़ यूज़ कराएंगे, कहाँ आप एम यूज़ करेंगे, कहाँ आप आर यूज़ करेंगे। इसके बाद फिर आप ये बताएंगे कि जो वर्ब है उसकी ING फॉर्म जो है वो इसमें यूज़ होती है। तो आप अगर इसको एक रूल के माध्यम से देना चाहें तो सब्जेक्ट प्लस इज़ और एम और आर प्लस वर्ब का ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और अदर थिंग्स। आपने ये अब रूल दे दिया। अब आप उनको सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करने को बोलेंगे। सपोज़ मैंने ये कह दिया कि मैं ये बुक पढ़ रही हूँ, तो अब क्योंकि उनको आपने रूल दे दिया है पहले से, अगर उन्होंने इसको सही से ग्रैस्प कर लिया, सही से समझ लिया, तो उसी रूल के तहत अब वो क्या करेंगे, सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करने लगेंगे। तो ये आपका डिडक्टिव मेथड, ये आपका डिडक्टिव मेथड हो गया। तो आप इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड में आप चीज़ों को मोनोटोनस नहीं होने देते, आप चीज़ों को फ्लिप कर देते हैं। कई बार आप डिडक्टिवली पढ़ाते हैं, कई बार आप इंडक्टिवली पढ़ाते हैं। आप इसको एज अ स्ट्रक्चर स्टेप बाय स्टेप अगर देखें तो इंडक्टिव प्रोसेस, अगर आप इंडक्टिव प्रोसेस से पढ़ा रहे हैं तो उसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहला जो आपका स्टेप होगा, प्रेजेंटेशन ऑफ एग्जांपल्स इन अ सिस्टमैटिक वे। जो हमने आपको नाउन का एग्जांपल दिया था राधा वाला, कि आप उसमें पहले राधा को इंट्रोड्यूस कर दिया आपने, इसके बाद आप राधा वाले सेंटेंसेस दें, इसके बाद आप उसकी जगह पे शी वाले सेंटेंसेस दे रहे हैं। इसके बाद ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस ऑफ एग्जांपल्स। अब ऑब्जर्वेशन, बच्चों को आप बोलेंगे कि ध्यान दीजिए, आप उनको देखने कहेंगे, आप वो देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, फिर एनालाइज करेंगे। अगर वो नहीं कर पाते हैं तो आपकी सहायता से एनालाइज करेंगे कि क्या अलग था, क्यों ये चीज़ इस वे में लिखी हुई है। फिर जनरलाइजेशन, उसका फिर जो उन्होंने खोज के निकाला या जो सबके डिस्कशन के माध्यम से जो रूल आप निकाल के लेके आए कि अच्छा ये नाउन की जगह में यूज़ हुआ है, यानी कि नाउन की जगह में जो चीज़ यूज़ होती है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। अब ये एक जनरलाइज्ड रूल बन जाएगा। इसके बाद वेरिफिकेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ द रूल, एज अ टीचर आप उसको वेरीफाई करेंगे और उसका जो एप्लीकेशन है कहाँ पे कैसे होता है आप उनको बताएंगे। इसके बाद लास्ट में होगा प्रैक्टिस। कितनी भी चीज़ें सिखा दी जाए, अगर उसका प्रैक्टिस आप नहीं कराते हैं या नहीं करते हैं तो वो चीज़ें फेड होनी स्टार्ट हो जाती हैं। इसके बाद अब इंडक्टिव जो मेथड है उसके मेरिट्स क्या होंगे, ये होगा प्यूपिल रिमेन एक्टिव थ्रू आउट द पीरियड, यानी कि पहले से आपने बताया नहीं कि इसका ये रूल है तो आप ऐसे इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे। आप एग्जाम्पल्स के माध्यम से जब बताते हैं, धीरे धीरे एक सस्पेंस आप खोलते रहते हैं, तो बच्चों का जो इंटरेस्ट है वो बना रहता है कि पता नहीं इसके पीछे क्या ऐसा प्रिंसिपल होगा। इसके बाद प्यूपल्स फाइंड लर्निंग ग्रामर इंटरेस्टिंग, ऑब्वियसली वो एक्टिव रहेंगे तो उनको इंटरेस्टिंग फील होगा। इसके बाद देयर इज़ नो नीड ऑफ रोट मेमोराइजेशन ऑफ रूल्स, क्योंकि आप पहले रूल प्रेजेंट ही नहीं कर रहे हैं, उनको आप समझा रहे हैं। उसमें से जो आपने चीज़ें, जो एग्जांपल्स आपने या ऑब्जर्वेशंस आपने प्रेजेंट किए हैं, उसमें से आप एक्सट्रैक्ट करा रहे हैं रूल को, तो वो कहीं ना कहीं ज़्यादा स्थायी हो जाएगा। तो उसके लिए आपको अलग से रूल बताने की ज़रूरत ही नहीं है, वो खोज रहे हैं। इसके बाद इट हेल्प्स इन डेवलपिंग रीजनिंग एंड थिंकिंग इन पीपल्स, क्लियर ही है। इसके बाद इट इज़ इन अकॉर्डेंस विद दीज एजुकेशनल मैक्सिम्स, जो शिक्षण सूत्र होते हैं आपके एजुकेशनल मैक्सिम्स, फ्रॉम नोन टू अननोन, फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। पहले आसान से आप उनको कॉम्प्लेक्स की ओर लेके जा रहे हैं, पहले आपने उनके आसान से आपने उनको एग्जाम्पल्स दिए, अब आप उससे एक कठिन रूल निकाल के लेके आ रहे हैं। ठीक है,
तो ये कहीं ना कहीं मैक्सिम्स को भी फुलफ़िल करता है। अगर अब हम देखें डिडक्टिव मेथड का, डिडक्टिव मेथड देखने से पहले इसकी डीमेरिट्स भी देखनी होगी। तो इसके हिसाब से इट इज़ ओनली एप्लीकेबल एट एन अर्ली स्टेज, यानी कि जब आप बहुत ग्रामर पढ़ाने के बहुत लोअर लेवल पे हैं तभी आप चीज़ें ये अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बड़े बच्चों को पढ़ा रहे हैं या अच्छा खासा ग्रामर आपने पढ़ा दिया है और आप और एडवांस पढ़ा रहे हैं तो वहाँ पे इंडक्टिव मेथड जो है वो थोड़ा लेस फ्रूटफुल होगा। इसके बाद दिस मेथड इज़ नॉट फुल इन इटसेल्फ, ऑब्वियसली, क्योंकि मेथड का नाम ही है इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड, तो सिर्फ इंडक्टिव मेथड जो है वो फुल कैसे हो सकता है। अब हम देखते हैं डिडक्टिव मेथड में हम कैसे करेंगे। डिडक्टिव मेथड में हम क्या करते हैं, जैसे हमने इसमें प्रेजेंटेशन ऑफ एग्जांपल्स इन अ सिस्टमेटिक वे किया, उसमें हम क्या करेंगे, प्रेजेंटेशन ऑफ रूल इन अ प्रॉपर वे। रूल आप बताएंगे, इसके बाद उससे रिलेटेड एग्जांपल्स आप स्वयं देंगे उस रूल को इम्प्लीमेंट करते हुए। इसके बाद कुछ उनकी प्रैक्टिस के लिए आप छोड़ेंगे, कुछ सेंटेंसेस आप देंगे और फिर आप रूल आपने पहले बता दिया है, आपने वो करके भी दिखा दिया, अब आप उनसे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो करके दिखाएं। तो ये आपके कुछ 4-5 जो रूल्स हैं ग्रामर के। अब इसके अलावा सजेशंस कि इन चारों मेथड में हमने देखा सबकी मेरिट्स थी, डीमेरिट्स थी, क्या ऐसा जो बेस्ट वे है, बेस्ट पॉसिबल वे है जिसको हम अडाप्ट करके इन सारे मेथड्स में से एक जो है उसको हम इम्प्लीमेंट करें क्लासरूम में, जिससे कि हम जो बच्चों की लर्निंग है वो बेटर हो सके। तो कुछ सजेशंस देख लेते हैं। अब ये जो बुक की राइटर हैं ये एक नतीजे पे पहुंची हैं। इनके हिसाब से इट इज़ एडवाइजेबल दैट ग्रामर शुड बी टॉट इनफॉर्मली एट द अर्ली स्टेज। इनफॉर्मली कैसे, जो दूसरा मेथड था आपका जिसमें आप उनको रीडिंग जब वो पढ़ते रहते हैं, लिखते रहते हैं, बोलते रहते हैं, उसी के दौरान ड्यूरिंग दोज एक्टिविटीज़ आप उनको ग्रामर की जो चीज़ें हैं, जो एलिमेंट्स हैं, वो बताते चलते हैं। Grammar should be taught informally at early stage with the inductive and deductive methods and incidental method at the middle stage. जब थोड़ा आप मिडिल, जो बच्चा है, जो छोटा बच्चा है, वो मिडिल स्टेज में पहुंचता है, तब आप उनको किससे पढ़ाएं, इंसिडेंटल मेथड जो कि आपका कोरिलेशनल मेथड था जिसमें आप टेक्स्ट बुक से कनेक्ट करके पढ़ा रहे थे, और इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड से पढ़ाएं। लेकिन एट द मिडिल स्टेज एंड विथ ट्रेडिशनल मेथड एट द हायर स्टेज, यानी कि जब आप हायर स्टेजेस के बच्चों को पढ़ाएं तो आप ट्रेडिशनल मेथड से पढ़ाएं, यानी कि आप एक प्रिस्क्राइब्ड एक बुक लें और जो रूल्स हैं उनको प्रॉपर्ली प्रेजेंट करें, उनको फिर आप उससे रिलेटेड एग्जांपल्स दें और ड्रिल दें। इसके बाद सजेशंस, ये तो राइटर का जो एक कंक्लूजन था वो हमने आपको बताया। इसके बाद सजेशंस सक्सेसफुल टीचिंग, ग्रामर टीचिंग के लिए क्या क्या हो सकते हैं प्रैक्टिकली। सबसे पहला, द लेसन शुड बी प्लान बिफोर हैंड। सिर्फ ग्रामर का ही नहीं, हर प्रकार का जो लेसन हर सब्जेक्ट में आपको पहले से प्लान करके जाना चाहिए। आपके पास एक संरचना होनी चाहिए, एक प्लान होना चाहिए। लेसन प्लानिंग इसीलिए सिखाई जाती है कि उस जो ड्यूरेशन है पीरियड का, आपके जिस पीरियड में आप जा रहे हैं उसकी पूरी एक एक मिनट की प्लानिंग आपके पास टेंटेटिव होनी चाहिए। इसके बाद द मटेरियल शुड बी टेकन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक से मटेरियल क्यों लेना ज़रूरी है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पूरा का पूरा मटेरियल आप टेक्स्ट बुक से ही लें, लेकिन टेक्स्ट बुक से कुछ मटेरियल लें, जैसे कुछ एग्जांपल्स ले लें जिससे बच्चे उसको रिलेट कर पाएँ ग्रामर सीखने के दौरान। फिर द मेथड ऑफ टीचिंग शुड बी चोजन कीपिंग इन व्यू द एज एंड जनरल स्टैंडर्ड ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि जो आप पढ़ा रहे हैं बच्चों की उम्र और उनके स्टैंडर्ड, मतलब किस स्टैंडर्ड में हो उस हिसाब से होना चाहिए कि आप कौन से मेथड जो है वहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, किसकी सहायता से उनको पढ़ा रहे हैं। फिर सफिशिएंट स्पोकन एंड रिटन वर्क इज़ एसेंशियल। लेकिन जब आप ग्रामर पढ़ा रहे हैं तो सिर्फ लेक्चर मेथड से आप ना पढ़ाएं कभी भी। आपको उसके लिए क्या करना होगा, उनसे जो स्पोकन एक्टिविटी है वो भी कराते रहना होगा, और रिटन यानी कि आपके साइड से भी और उनके साइड से भी वो एक्टिव रहने चाहिए, लिख लिख के सीखने चाहिए। जो ड्रिल्स आप बीच बीच में देते हैं वो बिना लिखे वो पॉसिबल नहीं है। इसके बाद द टीचर शुड बी पर्टिकुलर अबाउट द करेक्शन वर्क, क्लियर ही है। फॉर इवेल्युएशन द ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट शुड बी यूज्ड, ये यूज़ करना चाहिए आपको
जिसका एक ही आंसर हो, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट जो हो जिसे आप तुरंत कंडक्ट करा सकें और जिसमें कोई किसी तरह की बायसनेस ना हो, जिसका एक अगर क्वेश्चन है जैसे कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, उसमें क्या होता है कि कोई सवाल आपने पूछ लिया, ए बी सी और डी उसके 4 ऑप्शन है, उसमें से एक ही सही होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप्स के जो क्वेश्चंस हैं वो उसमें हेल्पफुल या कारगर प्रूव हो सकते हैं। ये तो हो गया एक जनरल इंट्रोडक्शन, एक ब्रीफ व्यू कि किस मेथड्स, किन किन मेथड्स की सहायता से आप बच्चों को ग्रामर सिखा सकते हैं। अब आपने टीचिंग मेथड्स देख लिए, तो अब हम एक्चुअल जो ग्रामर है वो स्टार्ट करेंगे। क्लासरूम में हम नहीं है, वरना उसमें आपका भी पार्टिसिपेशन पूरा इंश्योर किया जा सकता था। चूँकि अब इसी माध्यम से इन चीज़ों को कंटिन्यू करना है, तो अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक लेंगे, अगर हमने ग्रामर पढ़ाया तो हम सेंटेंस से स्टार्ट करेंगे। जो सेंटेंस के काइंड्स हैं, स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, और जो सेंटेंसेस के काइंड्स हैं उसमें से आपका जो एजर्टिव और डिक्लेरेटिव, इंटरोगेटिव, एक्सक्लामेटरी, इम्परेटिव सेंटेंसेस, और फिर उनकी जब हम संरचना पे आते हैं तो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, और जब आप एक से ज़्यादा सेंटेंसेस को जोड़ के जो वाक्य बनाते हैं उसमें जो सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, इन सब चीज़ों से हम शुरुआत करेंगे अगर हम ग्रामर में रहे तो। और अगर हम मेथड्स पढ़ाए तो जो डॉक्टर वेस्ट के बाद का मेथड है वो नेक्स्ट होगा। तो आज यहीं पे बस करते हैं, फिर अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू।